हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया आप सभी का फिर से स्वागत है माइंड मैप सीरीज में। और आज हमारे पास बहुत प्यारा सा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस सीरीज को आप फॉलो करना चाहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इस सीरीज को आप अभी से लेकर एग्जाम हॉल तक बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद से रिवाइज कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। पूरे 4 पोर्शंस में हम लोग ये चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। E/m अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का, तो 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। इस शॉर्टकट को यूज करिए। क्या था शॉर्टकट? सो गया, पीकर्स हो गया। बोर्स ने क्या बोला था कि भैया एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, ऑब्वियस ऑर्बिट की होती है। अब आपके पास होमवर्क में यही है, PYQs करते रहिए, बार बार बोल रहा हूं, NCERT करते रहिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया आप सभी का फिर से स्वागत है माइंड मैप सीरीज में। और आज हमारे पास बहुत प्यारा सा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है। हम लोग NCERT के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। और जिन लोगों को मोल कॉन्सेप्ट आई होप सो सबने उससे रिवाइज कर लिया होगा, फिर आप इस चैप्टर पे आए। इस सीरीज को आप फॉलो करना चाहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इस सीरीज को आप अभी से लेकर एग्जाम हॉल तक बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद से रिवाइज कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। अच्छा, दूसरी बात, कोई 11th का बच्चा या कोई 9th का बच्चा सोचे कि यहां से आके मैं कॉन्सेप्ट सही कर लूं, बेटा गलत वीडियो देख रहे हो। यहां पर उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो ये चैप्टर्स कर चुके हैं। जैसे क्लास 11th वाले ऑलरेडी अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम मोल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए चैप्टर आसान है रिवाइज करना। 12th वाले जिनका अगले साल बोर्ड है और 11th रिवाइज करना चाहते हैं, विद इन आप मतलब 1 से 2 घंटे में रिवाइज कर लेंगे। और जो रिपीटर्स हैं जिनको अगले साल नीट 2025 देना है, उनको तो ऑब्वियस है ये सबसे बेस्ट रिवीजन करने का तरीका है। इसके बाद आप बस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करोगे, ओके। तो आज हम लोग के पास एक चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फिर से वही बात कि कम से कम 2 क्वेश्चन, अब जो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बचा है उसके हिसाब से मिनिमम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट्स है, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाए, इनडायरेक्ट वे में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन उसके बाद देखोगे तो यहां पर अपने पास, जैसे मैं बोलूं कि जितने एटॉमिक मॉडल्स हैं, तो एटॉमिक मॉडल्स में आपको ही पता है एटॉमिक मॉडल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। थॉमसन मॉडल आएगा जो कि सबसे ईजी मॉडल था, थॉमसन मॉडल था। उसके बाद कौन आता है? रदरफोर्ड आता है। और रदरफोर्ड मॉडल के बाद आपको कौन सा मॉडल मिल जाएगा? सर बोर्स मॉडल। लेकिन इन सबके बीच में कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं, ऐसे नहीं होता है कोई भी आके कहीं भी। और उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मिल जाएगा, यहां पर कुछ चीजें और मिलेंगी, वो सारी चीजें देखते हुए ध्यान से देखिएगा। मतलब स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, और स्पेक्ट्रा, डिब्रोगली, हाइजेनबर्ग, ये सब चीजें, डिब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये हमारा चैप्टर डिवाइड होगा। एंड लास्ट वन इज आप क्वांटम नंबर्स। ये हम लोगों के पास टोटल 4 पोर्शन में पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। पूरे 4 पोर्शन में हम लोग ये चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब शुरुआत में थोड़ी सी कहानी है, थोड़ी सी कहानी सुनते हैं और शुरुआत वाली कहानियों को रिलेट करते हुए पहले हम इस टॉपिक को करेंगे, फिर इस टॉपिक पे आएंगे, फिर इस टॉपिक पे, और ये चैप्टर हम लोग अगले 1-1.5 घंटे में खत्म कर लेंगे, ओके। तो चलो सबसे पहले कहानी करते हैं कि एटम के अंदर, सर एटम को लास्ट क्लास में बताया गया था कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आखिर कैसे हुई होगी? किसी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे इमेजिन किया होगा? ये सब बातें कहां से आई होंगी? तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे एक सिंपल सा, इसके सबसे सिंपल सी चीज करी गई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया विथ परफोरेटेड एनोड। सर ये बातें, सर ये कैसे? अरे भैया ये लिखने से पहले ये किसने किया? तो सर ये किया थॉमसन ने। ये किसने किया? थॉमसन ने, जिनका मॉडल भी हम लोग पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? सर उससे पहले क्रुक थे। क्रुक ने बोला था कि सर एयर जो होता है नॉर्मल केस में इंसुलेटर होता है, एयर जो होता है नॉर्मल केस में इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है।
ठीक है, एयर जो होता है इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट एयर बिकम्स कंडक्टर, एयर क्या हो जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, एयर बिकम कंडक्टर, एयर बिकम कंडक्टर, पता है कब एयर कंडक्टर कब बनता है, एयर कंडक्टर कब बनता है, एयर बिकम कंडक्टर व्हेन, एयर बिकम कंडक्टर्स व्हेन, ध्यान से देखिएगा, एयर बिकम कंडक्टर व्हेन, क्या बोल दे उसको कि सर जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एट लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे अगर हाई वोल्टेज दे दोगे, तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हमने, थॉमसन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया जिसको बोल दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब। ये देख लोगे तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, इसको हमने बैटरी एक हाई वोल्टेज दे दिया, ध्यान से देखिएगा, हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज के बीच में यहां पर एक ट्यूब से, ये देख लो यहां पर इसको हमने रख दिया, इसका नाम क्या हो गया, कैथोड, और यहां पर देखोगे तो ये मेरा हो गया एनोड, एनोड को परफोरेटेड बना दिया गया, मतलब एनोड के अंदर क्या कर दिए गए, होल्स बना दिए गए, एनोड के अंदर होल्स बना दिए गए, और यहां पर पीछे एक स्क्रीन लगाई गई, किसकी स्क्रीन लगाई गई, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई, जेडएनएस स्क्रीन लगा दी गई। जेडएनएस स्क्रीन का काम क्या होता है सर, जब भी लाइट इस पे आके हिट करेगी, ये फटाफट क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। उसने क्या देखा कि बहुत लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर पे हमने क्या करना शुरू किया, अगर हाई वोल्टेज देते हैं तो यहां पर क्या देखने को मिला कि इधर से एक रेडिएशन की तरफ आ रही है, यहां से परफोरेटेड एनोड है, परफोरेटेड एनोड है, ये एक रेडिएशन जनरेट हो रही है। उस टाइम उसको ये नहीं पता था एक्चुअली रेडिएशन क्यों जनरेट होती है, बिकॉज गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, गैसेस आयनाइज हो जाती हैं इसीलिए रेडिएशन होगी। उसने बोला कि यार कैथोड साइड से रेडिएशन आ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, इसीलिए इसका नाम, डायरेक्शन क्या है, कैथोड से एनोड है, डायरेक्शन कहां से कहां है, कैथोड से एनोड की तरफ है, इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, कैथोड रे। बट ये सारी रे जो होती हैं इनविजिबल होती हैं, आपको नॉर्मल लाइन से नहीं दिखेंगी, इनविजिबल होगी, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी, ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी। ये जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बने होंगे, कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इससे मिलके बने होंगे, जिसका नाम उसने रख दिया कॉल्ड एज नेगाट्रॉन्स। ये थॉमसन ने नाम रख दिया नेगाट्रॉन्स, जिसको बाद में हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। कैथोड रे के बारे में बोला गया कि भैया ये क्या करेगा, ये हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, ये हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, ये मैकेनिकल इफेक्ट दिखाता है, कैथोड रे मैकेनिकल इफेक्ट दिखाता है। लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा कि भैया इसके अंदर अगर गैस चेंज कर दे तो, मान लो कोई और गैस लेके चले तो, कोई और गैस लेके चलोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका E/M रेशियो जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ गैस, कोई भी गैस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होगा, एंड कैथोड मटेरियल, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया, थॉमसन ने, और उसको एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मिल गया जिसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। अब उसने इलेक्ट्रॉन देखा, अपना थॉमसन मॉडल बेचारा बड़ा शानदार बना दिया, उसने बोला इलेक्ट्रॉन ही होता है बाकी चीजें तो होती नहीं है, उसको बाद में रियलाइज होगा, बाद में पता चलेगा थॉमसन को। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है सर, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, परफोरेटेड एनोड, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कैथोड रे की, इनको ध्यान रखिए। अच्छा, क्या थॉमसन ने एक दो चीजें और करी, थॉमसन ने क्या करा, थॉमसन ने E/M निकाला, E/M स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोगों ने पूछा भैया बताओ इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में और बताओ, तो उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट क्या करा, इसी को कैथोड रे को, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, देख लो इसमें क्या किया गया, वही सेम सेटअप, सब कुछ सेम, हाई वोल्टेज रख दिया गया, यहां भी हाई वोल्टेज, यहां पर क्या किया गया, एनोड को सर्कुलर बनाया गया और यहां से ऐसे बना दिया गया। ये मेरा कैथोड है, ये मेरा कैथोड है, ध्यान से देखिएगा, कैथोड हो गया, ये मेरा एनोड हो गया, एक्सपेरिमेंट देख लेना, एनोड हो गया। और फिर से वही सेम चीज, लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, अब की बार वेरी लो प्रेशर, अब की बार क्या करा इसने, अब की बार क्या करा कि सर कैथोड रे गई और उसने क्या करा, कैथोड रे का डेविएशन देखना शुरू किया। इसने बोला कैथोड रे अगर नॉर्मल जाए और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ऊपर की तरफ हिट कर रहा है, सर ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे परपेंडिकुलर अपोजिट तो यहां पर आके हिट करेगा, और सर अगर इन दोनों को बैलेंस कर दोगे तो यहां पर आके हिट करेगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यहां से फिजिक्स की यूज करके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके कैथोड रे का डेविएशन देखना शुरू किया।
और कैथोड रे का जो डेविएशन होता है, डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो होता है बेटा, डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो सर वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाता है, जितना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेचारा थॉमसन यहां से E/m निकाल के चला गया, किसका? सर इलेक्ट्रॉन का। लेकिन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किससे पता चला? तो यहां पर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकला। क्या किया गया था उसमें? क्या बोला गया कि भैया एक अगर नॉर्मल ड्रॉप गिर रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर का ड्रैग लगेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर चार्ज लगा दो तो ऑब्वियस उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और इसीलिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें कितना मिल गया? सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या निकाल देते हैं? 9.1 × 10⁻31 kg। E/m अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का तो 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। ये सारी चीजें निकल के आ गई। इलेक्ट्रॉन एक एक बायोडेटा निकाल दिया हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया, उसके ऊपर चार्ज जो निकाला मिलिकन ने निकाला, बाकी डेविएशन ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये पता चल गया। जैसे ही हमें पता चला, अच्छा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक चीज और पता चला, दुनिया का जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? सर किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? इस टाइप के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या फिर प्रोटॉन का मल्टीपल होगा, उसी का क्वांटाइजेशन होगा। तो दुनिया के जितने भी चार्ज होंगे उसी के मल्टीपल होंगे, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। फिर किसने बोला? सर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताइए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताइए। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए कुछ नहीं किया गया सर, वही सेम एक्सपेरिमेंट, बस इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। सेम एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट विथ एनोड रे एक्सपेरिमेंट विथ परफोरेटेड कैथोड। अब की बार अपोजिट कर दिया गया, अब की बार अपोजिट कर दिया गया विथ परफोरेटेड कैथोड, कैथोड की परफोरेशन के साथ। सर देखना एक बार, अगर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे जाओगे तो यहां पर कुछ नहीं, सेम सेटअप बनाया गया। अब की बार इधर से देखोगे हाई वोल्टेज, यही सेम चीज, हाई वोल्टेज दे दिया गया, हाई वोल्टेज हो गया। और यहां पर देखोगे ये हमारा एक कैथोड है। अब की बार कैथोड को होल कर दिया गया, मतलब यहां 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 यहां, और पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई। अब की बार रेडिएशन इधर ट्रीट किया गया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी गई। ये मेरा एनोड था, ये मेरा एनोड था। उसके हिसाब से देखो एक्चुअली होता क्या है, बहुत लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे क्या होता है, गैसेस आयनाइज होती हैं, गैसेस आयनाइज होती हैं। तो गैसेस इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगी और प्रोटॉन देंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड साइड डायरेक्शन में जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस साइड जाएगा, एनोड साइड। तो एनोड रे मिल गई। एनोड रे को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एनोड रे को ही हम लोग नाम देते हैं कैनाल रे बोल देते हैं। एनोड रे का नाम क्या रख देते हैं, कैनाल रे। इसकी भी प्रॉपर्टीज वैसी ही हैं, ये भी इनविजिबल है, ये भी इनविजिबल है, ये भी इनविजिबल है, ये भी इनविजिबल है। सर ये भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है। और इसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये किसका मिलके बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मिलके बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मिलके बना होगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सर यहां पर देखोगे E/m रेशियो जो होता है, E/m रेशियो, ये डिपेंड करता है किस गैस पे लिया जाता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। किस पे डिपेंड करता है, गैस के ऊपर डिपेंड करता है। E/m रेशियो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके लिए होगा, E/m रेशियो सबसे ज्यादा मैक्सिमम निकालना है तो वो किसके लिए होगा, हाइड्रोजन गैस के लिए होगा। अगर एनोड रे का निकालना चाहते हो फॉर एनोड रे तो हाइड्रोजन गैस के लिए आएगा, हाइड्रोजन गैस के लिए आ जाएगा। एनोड रे, कैनाल रे, ऐसे हम लोग देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ऐसा होता है, हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन निकालने गए तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भैया बहुत सिंपल सा है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा सर वो जेम्स चैडविक करेगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कौन करेगा, जेम्स चैडविक करेगा। जेम्स चैडविक कर रहा होगा, जेम्स चैडविक करता है। क्या करता है, तो भैया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बहुत लेट हुआ क्योंकि ये न्यूट्रल था। देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के अपोजिट था, बट इसके केस में बेरिलियम एटम पे किसका बम्बार्डमेंट किया गया, बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल, बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल। इससे हमारा क्या आया, न्यूट्रॉन्स आया। इससे हमारा क्या आया,
न्यूट्रॉन्स आया। अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात की जाए तो अल्फा रेज और इन सब की बात कर लेते। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात करी तो स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो, अगर प्रोटॉन की बात की जाएगी तो प्रोटॉन का 10 की पावर 7 कूलम पर केजी के रेशियो में, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूं E/m रेशियो अगर कोई पूछता है सबसे ज्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं है तो चार्ज अपॉन मास का कोई रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन E/m रेशियो आ जाएगा। तीनों पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए। तीनों पार्टिकल्स जब डिस्कवर हो गए, तीनों पार्टिकल्स जब डिस्कवर हुए तो यहीं पर अब छोटी छोटी चीजें आनी शुरू हुई। 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए। उसके बाद हमारी जिंदगी में क्या आया, ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे तो एटॉमिक मॉडल्स में देखोगे अपने पास तो एटॉमिक मॉडल्स में क्या आता है, सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन का मॉडल क्या कहता है, थॉमसन मॉडल क्या कहता है, ध्यान सुनना, थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि भैया सारा का सारा जो एटम होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है। एटम जो होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है। एटम जो होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एम्बेडेड होंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऐसे एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं। थॉमसन मॉडल एक अच्छी बात करके गया, कौन सा, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम की बात करके गया, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम की बात करके गया। अच्छा, रेडियस ऑफ एटम बता के गया कि रेडियस ऑफ एटम कितना होगा, 10 की पावर -10 मीटर्स में। तो थॉमसन की कुछ अच्छी बातें थी। बेकार बात ये हो गई कि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में बिठा दिया, ये गलत हो गया। फिर बोला गया सर थॉमसन के जस्ट बाद रदरफोर्ड नहीं आया था। थॉमसन की डिस्कवरी में क्या मिला था, कैथोड रे। और कैथोड रे को अगर आप हेवी मेटल से टकराते हो, कैथोड रे अगर हेवी मेटल से टकराएगा, कैथोड रे अगर हेवी मेटल से टकराता है तो ये क्या जनरेट करता है, ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट कर देता है एक्सरे। और एक्सरे किसने डिस्कवर किया था, रोएंटजन ने। इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने एक्सरे के ऊपर, एक्सरे क्या है, पावरफुल है। एक्सरे क्या होता है, पावरफुल होता है। एक्सरे का यूज सबको पता होता है। तो इसके बाद लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पे वर्क करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पे वर्क करना शुरू कर दिया। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। रेडियो एक्टिविटी में क्या है सर, थ्योरियम, यूरेनियम, ये सब टाइप के एलिमेंट होते जो खुद को डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, खुद को तोड़ते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या मिलता है सर, अल्फा रेज मिलते हैं, अल्फा रेज मिलते हैं, बीटा रेज मिलते हैं और गामा रेज मिलते हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज हमारे पास आ जाते हैं। अल्फा रेज किसको बोलते हैं, अल्फा रे सर ये हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। ये देख लो, हीलियम प्लस के न्यूक्लियस को बोला जाता है। इवन आप E/m रेशियो अल्फा का निकालने जाते हो तो 1/2 टाइम्स E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन आ जाता है। प्रोटॉन का E/m रेशियो का आधा। बीटा रेज की बात करेंगे तो बीटा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ही है, बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 1 होता है। सर बीटा रेज का स्पेसिफिक चार्ज बहुत ज्यादा हाई होता है, स्पेसिफिक चार्ज हाई होता है एंड दैट्स वाई मैक्सिमम होता है। इसीलिए मैक्सिमम इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका ज्यादा इफेक्ट मिलता है। फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका ज्यादा इफेक्ट मिल जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट मिल जाता है। गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन ये ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए, बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो थॉमसन मॉडल की कहानी पता चली। थॉमसन ने एक्सरे, थॉमसन को कुछ नहीं पता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था, उसने अपना मॉडल दे दिया कि ऐसा ऐसा होता था। थॉमसन के जाने के बाद ये सारी कहानियां आई, अल्फा बीटा गामा आया। उसके बाद दूसरा मॉडल आया, दैट इज नोन एज रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल भैया ऐसे हल्के में नहीं आया। रदरफोर्ड मॉडल को हल्के में मत लेना। रदरफोर्ड मॉडल एकदम न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं प्लैनेटरी मॉडल बोल देते, प्लैनेटरी मॉडल बोल देते हैं। ये भैया इनको पता क्या चल गया, इनको प्लूटोन के बारे में पता चल गया। इन्होंने क्या बोला कि भैया सुनिएगा, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, यहां पर अल्फा रेज बम्बार्ड करूंगा, अल्फा रेज बम्बार्ड करूंगा किसके ऊपर, बहुत पतली सी गोल्ड फॉयल ले लूंगा 100 नैनोमीटर्स का, मतलब इतना पतला सा कि वो एटम को एटम को रिप्रेजेंट करे, और इससे पास कराऊंगा। इससे इनको 3 ऑब्जर्वेशन मिली। एक तो बिना डेविएशन के पास हुए, अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, बिना किसी डेविएशन के पास हुए। एक में थोड़ा डेविएट हो गए और एक एकदम बाउंस बैक आ गया। तो ये हम लोगों के पास थोड़ा सा 3 ऑब्जर्वेशन करे रदरफोर्ड ने। इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द एटम क्या है, मोस्ट ऑफ द एटम क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एटम अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि सर खाली जा रहा है, तभी तो बिना किसी डेविएशन के पास हो जा रहा है। कुछ स्लाइटली डेविएट कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज
पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस वर्ड खोज के लाया कि हाँ भाई न्यूक्लियस होता है। लोगों ने पूछा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात न्यू रदरफोर्ड ने बोल दी। ये 3 ऑब्जर्वेशन करा, इन तीनों ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक अनडेविएटेड पास हुए तो बोला मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी है, थोड़ा सा डेविएट हुआ तो बोला कि भैया कुछ पार्ट पॉजिटिव पार्ट है जो अल्फा रेज को डेविएट कर रहा है, और कुछ अपने पास पूरा बाउंस बैक हो गए। 20,000 में से एक बाउंस बैक हो गए। उसने बोला यार बहुत छोटा सा एक साइज है, बहुत छोटा सा एक साइज है जो क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। और उसका नाम क्या रख दिया उसने, इलेक्ट्रॉन। उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। और बंदा बहुत सिंपल सा था। अल्फा पार्टिकल्स को रदरफोर्ड मॉडल कैसे आया, तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हम लोग नाम दे देते हैं ना, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हम लोग नाम दे देते कि भैया इसका नाम क्या होगा, अल्फा रेज, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसने क्या करा, यहां से 2 चीजें निकाली। एक याद रखिएगा, कितना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कितना पास तक पॉजिटिव है। अल्फा रे क्या है, पॉजिटिव है। न्यूक्लियस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान सुनिएगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होता है, किसी के ऊपर पूछे चार्ज ऑन न्यूक्लियस किसी भी एटम का, तो प्लस जेड इंटू ई, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू प्लस उसका चार्ज। तो जिसने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास या फिर काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला। अल्फा रेज में और क्या निकाल दिया, तो इसने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर बता दिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बता दिया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, 10 की पावर -15 मीटर के रेंज में। यहां से पता चल गया कि सर रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालोगे, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालोगे 10 की पावर 5 टाइम्स। वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालोगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 10 की पावर 15 टाइम्स। ये वॉल्यूम ऑफ एटम का रेशियो आ जाता है। तो रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, इस तरह से रदरफोर्ड के पार्टिकल्स और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप निकाल सकते थे। यहां से रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड से पूछा गया कि आपने बोला न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर क्यों नहीं आ रहे, तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स इसलिए अंदर नहीं आ रहे क्योंकि अंदर जो फोर्स लगेगा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। बाहर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड को उंगली किसने करी, मैक्सवेल ने। थॉमसन का तो बेचारा स्टेबिलिटी था ही नहीं, रदरफोर्ड को उंगली किसने करी, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक किसने बताया, ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड क्या था, सर मैक्सवेल करके एक साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड मॉडल का। सर रदरफोर्ड मॉडल का साइंटिस्ट कौन आया, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या करा भैया, इसने ये बोला कि भैया एक बात बताइएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो क्या करेगा, सर वो रेडिएशंस एमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ऐसे घूम रहा है वो घूमते घूमते रेडिएशन एमिट करते करते एनर्जी कम होते होते कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। तो मैक्सवेल ने बोला कि भैया ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 की पावर -8 सेकेंड में आपका इलेक्ट्रॉन किस में मर्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। 10 की पावर -8 सेकेंड में न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। भाई देखो अब यहां पर ड्रॉबैक क्या था कि ये रदरफोर्ड अपना मैक्सवेल बेचारा इसको लपेट के चला गया। इवन रदरफोर्ड की ना एक दो और गलतियां थी, जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को कंटिन्यूअस बता दिया था, बट रियलिटी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस होता है। अभी धीरे धीरे हम आगे जानेंगे। तो रदरफोर्ड के जाने के बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड के जाने के बाद बोर्स मॉडल डायरेक्ट नहीं आया, फिर से कुछ बीच में कहानी आई। जैसे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड नहीं आया, वैसे ही रदरफोर्ड के जाने के बाद डायरेक्ट हमारे पास कौन नहीं आया, बोर्स नहीं आया। बीच में कौन आया, तो बीच में अब कुछ कुछ चीजें आ गई। कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, सर कोई भी वेव होती है उसके अंदर 2-3 चीजें फीचर्स एडेड होती हैं।
अगर देखोगे तो एक को बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। ये क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दो? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिल जाता है आपको? वेलोसिटी। लेकिन सर स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है किसकी? वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव अगर देखोगे तो ईएम वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है। मतलब सी लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाता है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू सी। अब ये कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी दी है तो लेमडा निकाल दो, लेमडा दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल दो, इस फॉर्मूले पे ऐसे ही निकल जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती है ना जिनके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके परपेंडिकुलर चलता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर चलता है, कोई दिक्कत आती ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करें तो यहां पर C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा लिख दिया। अब यहां पर अलग अलग तरीके की कहानियां आ जाती हैं। जैसे अब 1 अपॉन लेमडा को क्या लिख देते हैं? वेव नंबर लिख दिया जाता है। 1 अपॉन लेमडा को क्या लिखा जाता है? वेव नंबर लिख दिया जाता है। अगर मैं बात करूं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी को तो उसको टाइम पीरियड बोल दिया जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है? टाइम पीरियड बोल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें करने के बाद, ये सारी चीजें कर ली हमने। ये अब यहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की अगर बात करें, ईएम स्पेक्ट्रा की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कौन कौन से लोग आते थे? तो याद करना अपने पास। यहां पर याद करने का तरीका ऐसे होता है, रेडियो में आई वॉ यू, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। इधर से इधर जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इधर से इधर जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। रेडियो, रेडियो वेव्स, आर मतलब रेडियो वेव्स। याद करने का ट्रिक याद रखना, ये क्या है? रेडियो वेव्स है। ये क्या है? रेडियो वेव्स है। ये क्या है? माइक्रोवेव्स है। ये क्या है? माइक्रोवेव्स है। और इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? इंफ्रारेड हो जाएगा। इंफ्रारेड होगा जो हमारे रिमोट्स में होता है। ये विजिबल लाइट होती है, ये विजिबल लाइट होती है। ये अल्ट्रावायलेट होता है, अल्ट्रावायलेट हो जाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक्सरे हो जाएगा, ये गामा रेज होंगे, ये गामा रेज होंगे, ठीक है। और ये कॉस्मिक रेज होगा, ये कॉस्मिक रेज होगा। तो ये अलग अलग नाम हमने दे दिए भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ये आते हैं। रेडियो में आई वॉ यू, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाते हैं, इंक्रीज होती है। अपोजिट साइड आएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। फिर ये सब करने के बाद हमारे पास कौन आ गया? तो हमारे पास आ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अभी भैया देख लो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि सर जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूअस होती हैं। और ये छोटे जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वांटम बोल देते हैं या क्वांटा बोल देते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और जितनी एनर्जी आप रेडिएट करें या एब्जॉर्ब करें, रेडिएट करें चाहे एब्जॉर्ब करें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू हो जाता है। E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, वेयर H इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट लिख देते थे। H इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट लिख देते थे, जिसकी वैल्यू H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स सेकंड आ जाती थी। फिर किसने बोला सर अगर मजा नहीं आ रहा है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू पे मजा नहीं आ रहा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एच सी बाई लेमडा? एकदम लिख सकते हो सर। न्यू को क्या लिख सकते हो? न्यू को क्या लिख सकते हो? यहां से न्यू को क्या लिख सकते हो? सी बाई लेमडा पुट कर दो। सर यहां पर देख लो एच सी की फॉर्मूले को, एच सी की वैल्यू को याद रखना। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल फास्ट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एच सी की न्यूमेरिकल्स के लिए इसको यूज कर लो। किसने बोला सर ये भी देखो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। 1 अपॉन लेमडा को क्या लिख देंगे? वेव नंबर, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ कितने भी टाइप के बन सकते हैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, सर ये ऐसे जाएगा। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ, एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ इनवर्सली आएगा। एनर्जी और वेव नंबर का ग्राफ, एनर्जी और वेव नंबर या फिर 1 बाई लेमडा का ग्राफ, सर ये कैसा जाएगा? इसका ऐसे जाएगा। स्लोप इज इक्वल्स टू एच सी जाएगा। ये किसने बोला? सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। अगर n फोटॉन्स हैं, अगर n फोटॉन्स हैं, n क्वांटम्स हैं, तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू n टाइम्स हो जाएगी, n टाइम्स n h न्यू, n टाइम्स n h c बाई लेमडा, n टाइम्स h c न्यू बार हो जाएगा।
जाएगा। तो ये n फोटॉन्स के लिए बात करें तो n फोटॉन्स ऐसे आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू NH न्यू NHC बाई लेमडा, ऐसे देख सकते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें देख लो अपने पास। मुझसे बोला गया कि सर पावर कहीं कहीं मिल जाए तो पावर इज नथिंग, एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल देते, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल देते। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहां पर बार बार एनर्जी जो होगी वॉट में दी होगी कि बल्ब का पावर इतना है, तो टेंशन नहीं लेना है, जूल्स पर सेकंड पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से यहां पर एक दो चीजें और प्रूव कर देते हैं। अगर आप कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हो फ्रीक्वेंसी न्यू1 और आप दो फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हो न्यू2 और न्यू3, फ्रीक्वेंसी एडिटिव होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एडिटिव होगी, फ्रीक्वेंसी एडिटिव होगी। लेकिन अगर आप वेवलेंथ की बात करोगे तो वेवलेंथ अगर आप एब्जॉर्ब करोगे और वेवलेंथ अगर आप एमिट करोगे, वेवलेंथ अगर आप एमिट करोगे लेमडा 1 लेमडा 2, तो यहां पर 1 बाई लेमडा 1 इज नथिंग, 1 बाई लेमडा 2 प्लस 1 बाई लेमडा 3 आ जाता है। या फिर वेव नंबर के केस में बात करें तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? वेव नंबर क्या हो जाएगा अपने पास? हाँ, वेव नंबर रेसिप्रोकल में, सॉरी वेव नंबर डायरेक्टली एडिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। एनर्जी ऑफ फोटोन से पता चल गया। हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर देखो, कुछ कुछ जगह पर क्या करते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं। क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट आता है, 1 EV लिखा जाता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल बोलते हैं। ये यूनिट है एनर्जी का, एक एनर्जी का ये भी यूनिट होता है। इससे आप चाहें तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो आप ऐसे भी लैम्डा निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी नैनोमीटर में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप लिख सकते हो, लैम्डा नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में ऐसे भी निकल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप लैम्डा की कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जस्ट बाद हमारे पास कौन आ जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने करा? सर ये एक्सपेरिमेंट करा किसने? हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज ने क्या बोला था कि भैया मेटालिक सरफेस है, अगर किसी मेटालिक सरफेस की बात करोगे, अगर किसी मेटालिक सरफेस की बात करोगे तो मेटालिक सरफेस पे एक रेडिएशन आएगी जिसकी एनर्जी या जिसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। अब वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए? ये कौन एक्सप्लेन करता है? आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है। वो कौन सी रेडिएशन कितनी होनी चाहिए, वो कैसे होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वर्क फंक्शन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? वर्क फंक्शन बोल देते हैं। सर एक पार्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आनी चाहिए, उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और इसी इफेक्ट को क्या बोल दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन से, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा, फोटोन आया उससे इलेक्ट्रॉन मूव करा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने करा? हर्ट्ज ने। लेकिन आइंस्टाइन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि आने वाली एनर्जी जो होगी, इंसिडेंट एनर्जी जो होगी, इंसिडेंट एनर्जी इज नथिंग, क्या हो रही है सर? जो उसकी थ्रेशोल्ड है, मतलब वो अपनी औकात जितनी उसको रोक सकता है वो रोकेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ध्यान से देख लो, आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व हो सकता है सर, ऑब्जर्व्ड व्हेन। क्या हो सकता है? ऑब्जर्व्ड व्हेन। ध्यान सुनिएगा, ऑब्जर्व्ड व्हेन, ध्यान से देखना। पहली चीज, आने वाली एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, आने वाली एनर्जी किससे ज्यादा हो? थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। दूसरा, सर आने वाली फ्रीक्वेंसी, आने वाली जो एनर्जी है, या हम बोल सकते हैं आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज्यादा हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये कैसे लिख दिया? बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेकिन आने वाला जो वेवलेंथ है, आने वाली जो लाइट का वेवलेंथ है, इंसिडेंट वेवलेंथ जो होगा वो किससे कम होगा? इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी 3 बातें बोली गई। लोगों ने बोला सर डेरिवेशन बताओ कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आइंस्टाइन ने इसी को डिराइव कर दिया। बोला कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उठाई, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट उठाया और उसने क्या करा ये एक्सप्लेन कर दिया कि बोला कि इंसिडेंट एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट एनर्जी ये किसके बराबर होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्लस क्वांटम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखना, इंसिडेंट एनर्जी को उसने किस फॉर्म में लिख दिया? एच न्यू। देख लो, एच न्यू, एच न्यू नॉट,
प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, H न्यू माइनस न्यू नॉट आ गया। काइनेटिक एनर्जी देख लो, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तभी अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। किसने बोला सर दूसरा तरीका बताओ, तो उसने लिखने का एक तरीका ये भी लिख दिया, Hc बाई लेमडा इज इक्वल्स टू Hc बाई लेमडा नॉट प्लस क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी। लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहां लिख भी देता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट, इसको कितना लिखते हैं लेमडा, ये कितना होता है न्यू, ये देख लो। तो इसने बोला कि भैया ये देखो सर यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो Hc बाई Hc लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नॉट माइनस लेमडा इंटू लेमडा नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला आ गया। यहां पर बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि भैया क्वेश्चंस करने के, काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं, या फिर Hc लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा इंटू लेमडा नॉट लिख सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी को ऐसे इक्वेट किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे इक्वेट किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे इक्वेट किया जा सकता है। जो वर्क फंक्शन होता है, आप कोई ग्राफ पूछ दे, देख लो ग्राफ पूछ दे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी क्या था, H न्यू माइनस H न्यू नॉट था ना। तो ये जो होगा नीचे से आएगा, क्योंकि शुरुआत में जो एनर्जी होती है ना, शुरुआत में जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड के पास जाती है। इसको हम लोग, एक मिनट, ये देखो नीचे की जो एनर्जी होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कोई लॉजिक नहीं है, ग्राफ कैसा होगा ऐसे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इसका बनाएंगे, स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इज नथिंग H हो जाएगा, और ये जो इंटरसेप्ट है ये H न्यू नॉट है, H न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी की। अगर बोला जाए कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिएगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी का मतलब सर एनर्जी बढ़ाना, एनर्जी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे ना तो आपकी आने वाली एनर्जी बढ़ेगी। सर एक फोटोन से एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये रूल आइंस्टाइन ने बोला कि एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऐसा नहीं 10 लोग मिलके एक को निकाल दे, ऐसा नहीं होगा। तो इसने बोला कि सर एक फोटोन एक के लिए, तो सबके लिए ऑब्वियस है n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, n कैंसिल आउट, अभी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी रही, H, काइनेटिक एनर्जी कितनी रही, H न्यू माइनस न्यू नॉट रहा। तो उसने बोला यार काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ना तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेंगे, जितने फोटॉन्स उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, बट कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें हो गई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा होता है। और यहीं पर एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको रोकने के लिए सर कौन सा पोटेंशियल कितना निकालेंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है। तो अब देखो रदरफोर्ड के आने के जस्ट बाद सर बोर्स नहीं आया था, बोर्स के आने से पहले ये सारी कहानियां हुई, ये सारे ड्यूअल नेचर की बातें हुई। फिर हमारे पास कौन आया, बोर्स मॉडल आया। बोर्स मॉडल क्या है, तो सर बोर्स मॉडल सबसे पहली बात सर यही इसका फायदा है और यही इसकी लिमिटेशन है कि ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिस एटम या जिस आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि भैया इसकी कहानी अलग है। इसने बोला कि इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इसने बोला कि भैया एक काम करो, मैं जो अपने पास रदरफोर्ड ने बोला था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, mv²/r के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ये कुछ पोस्टुलेट ले लिए, एक तुक्का और मारा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा nh/2π के, एंगुलर मोमेंटम जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा nh/2π के, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, जहां पे आप देखेंगे n इज व्हाट, नंबर ऑफ n इज 1 2 3 डैश 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 डैश, नंबर ऑफ ऑर्बिट। फिर क्या बोला कि सर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में होते हैं, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी इक्वल एनर्जी ड्यू टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिट,
जो एनर्जी होती है ना वो ऑर्बिट की होती है, जिस ऑर्बिट में रहेगा वही उसकी एनर्जी हो जाएगी। उस ऑर्बिट के ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन एनर्जी, लूज और गेन एनर्जी जब वो क्या करें, व्हेन दे शिफ्ट टू अदर ऑर्बिट, जब वो किसी और ऑर्बिट में जाते हैं तो होता है। मतलब उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं होती, उस ऑर्बिट की, उस रास्ते की एनर्जी होती है। और उस रास्ते की एनर्जी पे ऑब्वियसली इस रास्ते से उस रास्ते जाओगे तो एनर्जी या तो लूज करोगे या गेन करोगे। तो बोस के कुछ पॉस्टुलेट थे कि भैया ये जो होगा इसको ले लो, mvr इज इक्वल्स टू NH/2 इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी नहीं होती, उस रास्ते की एनर्जी होती है। और उस रास्ते को चेंज करेंगे तो या तो एनर्जी लूज करेंगे या फिर एनर्जी गेन करेंगे। बोर्स मॉडल को डिराइव करके हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, रिजल्ट्स ऑफ बोर्स मॉडल क्या मिलता है सर? बोर्स मॉडल को डिराइव करेंगे तो हमें मिलता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दैट इज 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर 52.9 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर्स। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मिल जाता है। मतलब अगर रेडियस को देखें तो रेडियस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अगर r1/r2 रेडियस की बात करें तो n स्क्वायर बाई जेड। ध्यान से देख लो, अगर रेडियस का रेशियो लेना चाहते हो r1/r2 तो n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर z2/z1 लिख दें, क्योंकि n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई बोलेगा ऑर्बिट सेम है तो ये हटा दो सर, अगर कोई बोलेगा z सेम है तो ये हटा दो सर, निकाल दो। रेडियस किस पे डिपेंड करता है? n²/z पे। ये जितना भी फॉर्मूला लिख रहे हैं 2.18 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, ये हमारा ये आ जाएगा। इसमें देखोगे तो वेलोसिटी जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। यहां पर देखोगे v1/v2 z1/z2 n1/n2/n1, जो रेसिप्रोकल है उसका रेशियो अपोजिट आएगा, उसका रेसिप्रोकल होगा उसका रेशियो अपोजिट आएगा, उसका रेशियो अपोजिट आ जाएगा, हो जाएगा। अब किस तरह से देख लो, अब कोई बोले सरकमफ्रेंस बताओ तो सरकमफ्रेंस का क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2πr। तो सरकमफ्रेंस का रेशियो जो होगा, सरकमफ्रेंस का जो रेशियो होगा वो भी सरकमफ्रेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n²/z। अगर मैं बोल दूं, ध्यान सुनना अपने पास, अगर मैं बोल दूं टाइम पीरियड का बताओ तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे सर? टाइम पीरियड सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। टाइम पीरियड किसके होगा सर? टाइम पीरियड रेडियस के अपॉन वेलोसिटी के। रेडियस किस पे डिपेंड करता है? n²/z। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? z/n, n³/z²। टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर जाएगा? z³/n² पे डिपेंड कर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो, यहां पर सरकमफ्रेंस हो गया, टाइम पीरियड हो गया। फिर बोर्स मॉडल का एक दो और आता है, वो है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या आता है? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर आता है? दैट इज En, एंड दैट इज इक्वल्स टू -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर लिख देते हैं -2.8 अरे यार -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n² जूल्स पर एटम, यही हो जाता है। तो ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट आ जाता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट आ जाता है कि भैया ये अपने पास। और ध्यान सुनना, इसमें अगर कोई बोल दे तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -kZe²/r। काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ½ mv² लिख सकते हैं, लेकिन ½ mv² के बदले क्या लिख देते हैं? kZe²/2r। टोटल एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है, इसको जोड़ोगे तो -kZe²/2r आ जाएगा। यहां से कुछ रिलेशन भी निकाला जाता है कि टोटल एनर्जी इज नथिंग माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज -1/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ये कुछ कुछ रिलेशंस आ जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इससे मुझे कुछ चीजें पता चल गई कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते हो, देख लो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस इंक्रीज होगा। वेलोसिटी क्या होगी किसी ऑर्बिट के? इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज होगी। एनर्जी क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। एनर्जी n² है ना, z²/n²। एनर्जी क्या होगी सर? निगेटिव में, ऑब्वियस है निगेटिव में क्या होगी? एनर्जी कम होगी, तो ऑब्वियस एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, वेलोसिटी कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी गैप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये कुछ बोर्स के अपने
अपने कुछ फंडे आए कि हाँ भैया ये चीजें होंगी, धीरे धीरे आप यहां पर देखोगे, धीरे धीरे देखोगे, अगर एन की वैल्यू क्या कर दे, इंफिनिटी कर दे, मतलब आप कहां लेके चले जाओ, एनर्जी एट इंफिनिटी कितना आ जाता है, 0। सर इसी को बोल देते हैं कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की आएगी तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी। यहीं पर हम लोग बता भी देते कि सर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी को भी उठा के ले जाओ कहां पर, इंफिनिटी पे। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट एनर्जी के अपोजिट, जस्ट एनर्जी के अपोजिट लिख दो, जो एनर्जी का फॉर्मूला था, जो एनर्जी का फॉर्मूला था उसके जस्ट अपोजिट लिख दो। वहां पर माइनस लिखा हुआ था, यहां पर प्लस कर दो, हो गया। वहां पर माइनस लिखा था, यहां प्लस कर दो, आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट अपोजिट चला जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, E इज इक्वल्स टू 0। यहां से कहां शुरू, कहानी शुरू होती है, यहां से देखो। अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, जिसके ऊपर आपने बोर्स मॉडल पढ़ा। बोर्स मॉडल क्या कहता है, देखना, n इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 2 करेंगे, एनर्जी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 3 करेंगे, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 4 करेंगे सर, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 5 करेंगे सर, -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके आंसर आता चला जाएगा, -0.84। n इज इक्वल्स टू, ऐसे करते चले जाओ, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है हाइड्रोजन एटम में, देखो वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मैग्नीट्यूड मत देखना, साइन के साथ देखो, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एक बात बताओ, एक लोअर एनर्जी लेवल है, बोर्स ने क्या बोला था कि भैया एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, ऑब्वियस ऑर्बिट की होती है, ये ध्यान सुनिए। अब एक सिंपल चीज बताना, अगर मैं बोलता हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, लोअर से हायर एनर्जी पे जाना है, लोअर से हायर एनर्जी पे जाना है, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो यहां पर जो स्पेक्ट्रा आता है उसी को बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहां से जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहां पर कौन सा एमिशन स्पेक्ट्रा आ जाता है, कौन सा स्पेक्ट्रा आ जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा आ जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा आ जाता है। और ध्यान सुनिएगा, लोअर से हायर जाएंगे एब्जॉर्ब होगी, हायर से लोअर आएंगे तो एमिट होगी। यही चीज को हम लोग यूज करना शुरू करते हैं, किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप ऑब्वियस एनर्जी रिलीज करते, और जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते टाइम, अगर मैं इसको N2 ले लूं हायर लेवल को और इसको N1 ले लूं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या बोला जाता है कि अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप अलग अलग टाइप के रेडिएशन एमिट करेंगे। अगर आप N2 से N1 आ रहे हैं, N2 से N1 आ रहे हैं, तो पता है आप टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी लाइंस आप एमिट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी एमिट कर सकते हैं, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि पार्टिकुलर, अगर मैं नॉर्मल, अब कितने लाइंस होती हैं वो अलग अलग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारी लाइन में आती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया, लाइमन सीरीज का मतलब N1 1 हो गया, N2 की वैल्यू कहां से कहां, 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी, कहीं से जंप कर जाए। लाइमन सीरीज मतलब कहीं से भी 1 पे जंप कर जाओ, लाइमन सीरीज। सर ये लाइमन सीरीज की जो लाइट आती है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, यूवी रेडिएशन आ जाएगी। फिर कौन सा आता है, बामर सीरीज। बामर सीरीज क्या कहता है कि सर बामर सीरीज में कहीं भी 2 से जंप कर जाओ, 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी, कहीं से भी जंप कर जाओ, किसमें सर 2 पे जंप कर जाओ, विजिबल आ गया। कहीं से भी, अगर लाइमन बामर पास्चन, अगर मैं पास्चन सीरीज कहता हूं तो पास्चन सीरीज मतलब कहीं से भी 3 पे जंप कर जाओ, 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाता है। ये कौन सी रेडिएशन देता है, इंफ्रारेड, क्योंकि ऑब्वियस आप जंप कर रहे हो, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड ब्रैकेट, कहीं से ही 4 पे जंप कर जाओ, ऊपर से ही जंप करना, ऐसा नहीं कि नीचे से, ये भी इंफ्रारेड। अब इसके बाद सब लोग इंफ्रारेड हो जाते हैं। अगर मैं बोलता हूं पी फंड, तो यहां पर 5 पे कहीं से जंप कर जाइए, 6 7 8 डैश डैश इन्फिनिटी से, ये भी कितना हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखेंगे, अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो याद रखिएगा, जब भी आप कहीं से भी जंप करेंगे, कहीं से भी जंप कर रहे, अगर मैं बोलता हूं N2 से, अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, ध्यान से देखना,
अगर n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर ऐसे ऐसे, अब थोड़ा पास पास बना देता हूँ, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, ऐसे डैश 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 अब ऊपर तक चले जाइए, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। आप कहीं से भी डायरेक्ट जंप करते, कहां पर, कहीं से भी डायरेक्ट जंप अगर 1 पे करते, कहीं से भी डायरेक्टली जंप अगर आप 1 पे करते, तो डायरेक्टली जब जंप करेंगे तो ये कौन सा सीरीज होगा, लाइमन होगा। ये कौन सा सीरीज होगा, लाइमन होगा। कहीं से भी आप 2 पे जंप करते, कहीं से भी आप 2 पे जंप करते, किधर भी साइड से 2 पे जंप करेंगे तो ये कौन सा होगा, बामर होगा। ये कौन सा होगा, बामर होगा। कहीं से भी आप 3 पे जंप करते, कहीं से भी आप 3 पे जंप करते तो ये कौन सा जंप होगा, पास्चन होगा। ये कौन सा होगा, पास्चन। कहीं से भी आप 4 पे जंप करेंगे, 4 पे जंप करेंगे तो ये कौन सा होगा, ब्रैकेट होगा। और कहीं से भी आप 5 पे जंप करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, पी फंड बोल देंगे। यहां पर 2-3 टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट, पहली लाइन किसी भी का भी, लाइमन के लिए 1 है सर, लाइमन के लिए देखो पहली लाइन, या बोलते हैं ना फर्स्ट लाइन, या फिर बोला जाता है इसी को अल्फा लाइन, या फिर बोला जाता है इसको मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी लाइन, क्योंकि सबसे छोटा गैप यहीं पर होगा। मिनिमम एनर्जी लाइन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। जहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वहां मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। सर फर्स्ट लाइन देखेंगे, अगर लाइमन के लिए प्लॉट करने जाएं, मतलब n1 पे आना है तो n1 + 1 जस्ट उसके ऊपर वाले से कर जंप करा दो, जस्ट उसके ऊपर। लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी लाइन कौन सा, सबसे कम एनर्जी गैप यहां पे, इससे बड़ा एनर्जी गैप यहां, इससे बड़ा, तो सर 2 से 1 पे आ गए, सबसे कम एनर्जी। कोई बोले कि सर लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन बता दो, लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन बता दो, किसी पार्टिकुलर सीरीज का लिमिटिंग लाइन बता दो, या फिर बोल देते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी गैप बता दो, मैक्सिमम कहां से जंप कर सकते हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बता दो, या फिर मिनिमम वेवलेंथ बता दो, तो उसके लिए कौन सी सीरीज होती है, कौन सी लाइन होगी, कहीं भी इन्फिनिटी से, कहीं से भी इन्फिनिटी से कहां जंप कर जाओ, n1 पे जंप कर जाओ। n1 क्या है, लाइमन के लिए n1 1 है, बामर के लिए 2 है, पास्चन के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है, पी फंड के लिए 5 है, हो गया लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन। कोई बोले सेकंड लाइन के लिए क्या करोगे, सेकंड लाइन इसी को कभी कभी इसको अल्फा लाइन बोल देते हैं, तो ये क्या हो गया, बीटा लाइन बोल दिया जाता है। तो सेकंड लाइन का मतलब क्या हो गया, सर n1 पे जंप करना है तो उसके जस्ट 1 नहीं 2 ऊपर से जंप कर जाओ। कोई बोले थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन मतलब क्या हो गया, गामा लाइन बोला जाएगा। गामा लाइन मतलब कि सर उसके जस्ट n1 से 3 से जंप कर जाओ n1 पे, तो ऐसे करके बना दो। अब ऐसे करके, अब कोई बोले कि सर एक बात बताइए, ऊपर से नीचे जंप करेंगे तो रेडिएशन होगी, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएंगे तो रेडिएशन एमिट होगी। इनका रेडिएशन कितना आएगा, जब भी आप n2 से n1 जंप करते हैं तो उस टाइम पे रेडिएशन अगर निकालना चाहते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, देखिएगा यहाँ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर आप रेडिएशन एमिशन स्पेक्ट्रा का वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, वेयर RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट, RH इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। RH को क्या लिख दिया जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट लिख दिया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। 1/r को हम लोग लिख देते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। आपकी कैलकुलेशन के लिए आसान पड़ेगा, 112 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम ये लिख दिया जाता है। ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है, ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है। फिर हम लोग अगर बात करेंगे अपने पास बोर्स मॉडल के फेलियर की, तो बोर्स मॉडल की दिक्कत क्या आई, बोर्स मॉडल बेचारा फेल हो गया। कैसे, सबसे पहली बात, इसने स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे स्प्लिट हो रही हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है 2 फॉर्म में होती हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, अगर स्प्लिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका नाम क्या रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में उसका नाम क्या रख देते हैं, जी मैन इफेक्ट। उसका नाम क्या हो जाता है, जी मैन इफेक्ट हो जाता है, वो जी मैन इफेक्ट कहलाएगा। तो स्टार्क इफेक्ट और जी मैन इफेक्ट। बोर्स मॉडल और ज्यादा किसके लिए नहीं वैलिड था, नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड नहीं था, नॉट वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं वैलिड था। सर इसने जो तुक्का मार दिया था एंगुलर मोमेंटम का, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि भाई कैसे उसने तुक्का मार दिया कि हाँ भाई ये होता है, लेकिन यार रियल में कैसे होता है,
रियल में कैसे होता है ये कुछ भी नहीं बता पाया, रियल में कैसे होता है ये कुछ भी नहीं बता पाया। तो यहां से हमारी कहानी बोर्स मॉडल की भी खत्म हो जाती है। बोर्स मॉडल के बाद अब हमें बताया गया कि भैया यार आप डायरेक्ट फिर से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं जा सकते, उसके लिए बीच में कौन आता है, डिब्रोगली हाइपोथेसिस आता है। डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस आता है। डिब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, डिब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा कि कोई भी मैटर m मास का v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसके पीछे एक वेव जनरेट होती है जिसका नाम होता है मैटर वेव, और लेमडा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगा। लेमडा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv। सर लेमडा को क्या लिख देंगे, h अपॉन p या h अपॉन mv, h अपॉन mv। सर हाफ mv स्क्वायर, इसको अगर सही से लिखा जाए तो यहां पर √2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को देखोगे तो 2 टाइम्स Q इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिखा जा सकता है। तो सारे न्यूमेरिकल इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेमडा जो होगा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर काइनेटिक एनर्जी √2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। तो ये मेरा क्या है, डिब्रोगली हाइपोथेसिस। डिब्रोगली ने एक काम और किया, उसने प्रूफ कर दिया जो क्वांटम बोर्स ने लिया था कि सर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वेव नेचर दिखाएगा। किसी ऑर्बिट में जाते हैं, फॉर nth ऑर्बिट, उसने एक चीज प्रूफ कर दी कि भैया जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई rn, एंड दैट इज इक्वल्स टू n लेमडा। ये किसके बराबर ले लीजिएगा, n लेमडा। यहां से प्रूफ हो जाता है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। यहां से उसने प्रूफ कर दिया, डिब्रोगली ने बोर्स का जो एजम्पशन था, जो उसने तुक्का मारा था, उसको उसने प्रूफ कर दिया। तो डिब्रोगली के अंदर ये चीजें आई। उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि भैया सब कुछ अनसर्टेन है, जिंदगी में कुछ भी सर्टेन नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखोगे, भैया यहां कुछ भी सर्टेन नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहां कुछ भी फिक्स नहीं है। जिंदगी में आप कुछ भी मोमेंटम, चाहे वेलोसिटी, अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, फॉर माइक्रोस्कोपिक, मतलब अपने लिए मत कर देना, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा था। उसने बोला कि भैया ये कैसे बता दे रहे हो कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, इस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते से जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बता ही नहीं सकते। अगर आप बताओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, डेल्टा x इंटू डेल्टा p, एंड दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। इससे तो बड़ी ही होगी, h अपॉन 4 पाई। हम लोग धीरे धीरे h अपॉन 2 पाई को h बार भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, अब किसने बोला सर मोमेंटम क्या होता है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, h अपॉन 4 पाई। देख लो, तो इसको लिखने का तरीका, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल मान के ले लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको ही पता है, इक्वल मान के कर लीजिए, क्वेश्चंस आ जाएंगे। m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, कहीं कहीं पर देखेंगे, अगर मैं यहां पर मास अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। अनसर्टनिटी ये भी किसके डायरेक्टली किसके ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ये भी एक तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आप एनर्जी टाइम के हिसाब से भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाइजेनबर्ग सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएंगे। निकालते रहिए वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी, डेल्टा भी मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, करते रहो। तो हाइजेनबर्ग के आने के बाद ना जिंदगी एकदम अलग हो गई, हम लोग की लाइफ एकदम पलट गई, क्योंकि हमने थॉमसन देखा था, रदरफोर्ड देखा था, बोर्स देखा था। हाइजेनबर्ग आया, उसने बोला भैया ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भैया ऐसे बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा। इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो ऑब्वियस है आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं मानना होगा। आप क्या करोगे, यहां पर हमारा मॉडल आता है, दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत कैसे होती है, ध्यान सुनना। इसकी शुरुआत होती है एक बड़े साइंटिस्ट के नाम से, एक ऐसी इक्वेशन से जिसको सॉल्व करना हम लोगों के बस का होगा नहीं, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। उसने बोला सर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या बोला गया कि सर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कोई भी पार्टिकल लोगे, वो सब के सब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर रहे होंगे। और उसी लिए ये देख लो,
सबका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया गया, सबका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया गया, एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन लिख दिया गया जियर साई इज क्या, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर की बात करेंगे तो साई स्क्वायर क्या बताता है, ध्यान सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और साई स्क्वायर इंटू डीवी कर दोगे तो ये क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, साई स्क्वायर डीवी से मिलेगा। साई क्या है, वेव फंक्शन, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा और उसके हिसाब से ई क्या है सर, वेयर ए इज टोटल एनर्जी, A is total energy, V is potential energy, A is total energy and V is potential energy। ये अपने पास देख लो, इसने बोला कि सर सब कुछ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, श्रोडिंगर्स इक्वेशन डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, ऐसे करके बनाता चला गया। लोगों ने बोला यार इतना बड़ा इक्वेशन मुझे पसंद नहीं आ रहा, इतना बड़ा इक्वेशन हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में एनसीईआरटी में देखोगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखने का एक तरीका ऐसे भी लिखा गया है, ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखने का तरीका है। ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको नाम दे दिया उसने, एनसीईआरटी में तो ये दिया भी नहीं है, इसने बस नाम दे दिया कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये क्या करता है, इसका इस इक्वेशन को ऑब्वियस से सॉल्व कर नहीं पाएंगे आप, तो आपको कुछ नहीं करना, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर लेना है। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करा गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करा गया, सॉल्यूशंस निकाले गए श्रोडिंगर के, और यही सॉल्यूशंस जो होंगे हमारे काम आएंगे, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन यही हमारे काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन तीन तरीके के सॉल्यूशंस कैसे निकाले गए, साई स्क्वायर डीवी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी चेक की गई कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, इसकी प्रोबेबिलिटी चेक की गई तो वहां से तीन सॉल्यूशन निकल के आते हैं जिसका नाम होता है साई एन एल एम। एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर एल को बोलते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या कहलाता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। और एम जो होता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। साई एन एल एम तीन इक्वेशंस निकल के आई। एन की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां होती है सर, जीरो से लेकर वन से लेकर इंफिनिटी तक जा सकती है। एल की जो वैल्यू होती है ये कहां से कहां होती है, जीरो से लेकर n-1 तक। और m की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, -l से +l तक। ये तीनों इक्वेशंस निकल के आई और इन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करा, श्रोडिंगर के इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के लाए, और श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से तीन इक्वेशंस निकल के आई। और किसी भी nth ऑर्बिट में जाओगे, कोई पूछेगा किस ऑर्बिट में, नंबर ऑफ वेव्स बताओ, नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोड्यूस होंगी सर, एग्जैक्टली n प्रोड्यूस होंगी। अब ध्यान सुनना, यहां से सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर निकल के आया और इसी के साथ हमारी जिंदगी में कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। क्वांटम नंबर्स किसको बोलते सर, क्वांटम नंबर्स क्या होते, ये जो इलेक्ट्रॉन इतना घूम रहा है ना, शुरू से अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, क्वांटम नंबर्स क्या हैं कि सर ये एग्जैक्ट, मतलब क्वांटम नंबर्स क्या आप डिफाइन करेंगे कि सर ये सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ फोर नंबर्स जो किसको डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव्स एग्जैक्ट आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में कहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, कैसा होगा, वो सब कुछ बताएंगे। कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, तो पहला बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। इसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू ऑफ एन जो होगा वो कहां से कहां तक होगा सर, 1 से लेकर इंफिनिटी तक कहीं जा सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, और एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आप ऐसे किसी के लिए नहीं निकाल सकते, पार्टिकुलर ऑर्बिट में जाके फॉर n
गिवन एन फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एल जो होती है, ये एल की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां होगी, 0 से लेकर n-1 तक। और थर्ड वन जो हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये भैया देख लो इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, ये इसके लिए डिफाइंड होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब अलग अलग नहीं डिफाइंड है, सबका सीक्वेंस है सर। फॉर गिवन एल, एल के लिए वैल्यू ऑफ m जो होता है वो कहां से कहां, -l से +l तक होता है। और लास्ट वन जो हम लोग बोल देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमने लास्ट में अपने लिए डाला है और कुछ नहीं, इसको ms भी बोल दिया जाता है, इसकी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। ये सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं होती है, ये सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं होती है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इसको नहीं बोलते। बस पता होना चाहिए ये तीनों सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर है, लास्ट वाला हमने खुद से ऐड किया क्योंकि हमें आगे चलना था। पक्का हो जाएगा। ये देखो मुझसे बोला गया कि सर एक काम करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है सर, ये n जो है वो किसके बारे में बताता है, टेल्स अबाउट ऑर्बिट, ये कितने ऑर्बिट होंगे, कैसे ऑर्बिट्स हैं उनके बारे में बताता है। और n से ही आप सब कुछ निकाल रहे थे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 n²/z, एनर्जी निकाल रहे थे, एनर्जी निकाल दे रहे थे कि सर एनर्जी होगी En इज -13.6 z²/n²। तो ये सब कुछ आप निकाल सकते थे, इसकी ऑर्बिट को पता चलते ही आप सब कुछ निकाल सकते हो। n की वैल्यू आप थोड़ा सा याद करो, n की वैल्यू 1 थी तो इसको बोलते थे k शेल बोलते थे। n की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट l सेल होता था, n की वैल्यू थर्ड मतलब m सेल होता था, और n की वैल्यू 4 मतलब क्या हो जाएगा, k एलिमेंट सेल हो जाएगा। तो ऐसे करके ये ऑर्बिट बताता है कौन से ऑर्बिट में अपना इलेक्ट्रॉन होता है, ये कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आता है हमारी जिंदगी में एज़िमुथल क्वांटम नंबर। और अगले दो क्वांटम नंबर थोड़ा ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। एज़िमुथल क्वांटम नंबर ये किसके लिए डिफाइंड होता है, एल अपने आप से नहीं डिफाइंड हो जाएगा, उसके लिए एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एज़िमुथल क्वांटम नंबर बताएं तो ये क्या बताता है, टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताएगा सर, टेल्स अबाउट शेप ऑफ, शेप और क्या बोल देते हैं, शेप एंड नंबर ऑफ सबसेल्स। किसके बारे में बताएगा, सबसेल्स के बारे में। अबे यार सबसेल्स के बारे में, किसके बारे में बताएगा, सबसेल्स के बारे में। सबसेल्स का मतलब क्या होता था, याद करो, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। तो ऑब्वियस ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे, अलग अलग, जैसे शहर के अंदर अलग अलग मोहल्ले होते हैं वैसे ही इसके अंदर सबसेल होंगे। तो सबसेल्स के बारे में कौन बताएगा, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। जो वैल्यू ऑफ एल होती है, वैल्यू ऑफ एल जो होती है फॉर अ गिवन एन, अगर किसी गिवन एन के लिए एज़िमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो कहां से कहां तक होती है, 0 से n-1। देख लो, ये देखोगे अपने पास n इज इक्वल्स टू 1, l की वैल्यू क्या होगी 0, n इज इक्वल्स टू 2, l की वैल्यू क्या होगी अपने पास 0, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n इज इक्वल्स टू 3, तो l की वैल्यू 0 से लेकर, l की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक आती रहेगी। तो अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में n की वैल्यू अगर 4 हो गई, n की वैल्यू अगर 4 हो गई तो l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे चलता रहेगा। किसने बोला सर l की वैल्यू से मुझे क्या मिलेगा, बेटा l की वैल्यू अगर पता है तो उससे आपको सबसेल के बारे में पता चल जाता है। कौन सा सबसेल है, सबसे पहले s सबसेल, कौन सा सबसेल है, एस सबसेल, एल की वैल्यू सर 0। पी सबसेल, उसके लिए क्या पता चल जाता है, पी सबसेल, उससे क्या पता चल जाता है, एल की वैल्यू 1। डी सबसेल, उससे क्या पता चल जाता है, एल की वैल्यू सर 2 हो जाती है। एफ सबसेल, इससे ये देख लो, एल की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो इसका मतलब एस पी डी एफ, ऐसे चल जाओ। अब जैसे इसको देख लो, फर्स्ट ऑर्बिट एस ऑर्बिटल तो 1s लिख देंगे, सेकंड ऑर्बिट एस ऑर्बिटल 2s लिख देंगे, सेकंड ऑर्बिट एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, 2p। ये देख लो, ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया, और ये क्या हो गया 4f हो गया। तो ये अपने पास सारे के सारे एज़िमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग डिसाइड कर सकते किसके पास कितने सबसेल बनेंगे, किसके पास कितने सबसेल बनेंगे, किसके पास कितने सबसेल बनेंगे। यहां पर हम लोग चाहें ना, यहां पर चाहें तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सबसेल, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सबसेल कितना हो जाता है, √L इंटू L+1 H/2π, L+1 H/2π।
या h अपॉन 2 पाई को क्या लिख देंगे, h बार लिख देंगे। तो पार्टिकुलर ऑर्बिट में कौन सा, पार्टिकुलर ऑर्बिट में कौन सा कितना बनाएगा L सबसेल, ये बताएगा कितना सबसेल। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, दैट इज नोन एज एजीमुथल के बाद कौन सा लिख दिया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको क्या लिख देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ये किसके लिए डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है, ध्यान सुनना, ये डिफाइंड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो सर ये क्या बताता है, टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल। ये क्या बताएगा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स की क्या ओरिएंटेशन होती है। वैल्यू ऑफ m जो होती है ना, वैल्यू ऑफ m जो होती है वो कहां से कहां होती है सर, -L से +L तक होती है। याद रखना किसी पार्टिकुलर सबसेल के अंदर कितना होगा। अब जैसे मैं तुमसे एक सिंपल चीज पूछूं, अगर मैं बोलता हूं S सबसेल, एस सबसेल की वैल्यू देखोगे तो एस सबसेल में एल की वैल्यू कितनी है, 0, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसीलिए एस सबसेल में कितने सबसेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही होता है। अगर मैं यही बात पूछ दूं पी सबसेल है तो पी सबसेल में एल की वैल्यू कितनी, 1, एम की वैल्यू -1, 0, +1, तो सर पी में कितना हो जाएगा, -1, 0, +1। इसी को बोलते हैं, ये देखो इसको बोल देंगे पीजेड, ये हो जाएगा पीएक्स, ये हो जाएगा पीवाई। ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, पीएक्स और पीवाई एक्सचेंज हो सकते हैं, पीजेड एक्सचेंज नहीं करेगा। ये देख लो। अब डी सबसेल की बात करोगे तो डी सबसेल क्या बता रहा है सर, एल की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितना हो गया, -2, -2, -2, -1, 0, +1, +2। तो ये देख लो, -2, -1, 0, +1, +2। ये किसके लिए होता है, dz²। ये अलग अलग, अब सबके लिए अलग अलग यहां पर ना अलग अलग बन जाते हैं। डी के अपने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, बस dz² याद रखिएगा कि dz² का कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। dz² का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब s में कितने बनते हैं, 1, p में कितने बनते हैं, 3, और d में कितने बनते हैं, ये। f सबसेल की बात करें, f सबसेल में कितना हो जाएगा, f सबसेल में l की वैल्यू 3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 7 हो गए क्या, 7 हो गए क्या, 7 हो गए क्या। तो ऐसे करके देख सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो। मतलब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ऑर्बिट, फिर क्या जाते हैं एल में, फिर क्या जाते हैं एम में। मतलब यहां ऑर्बिट में चेक करते हैं पहले, फिर ऑर्बिट से सबसेल चेक करते हैं, और सबसेल के बाद हम कहां जाते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर। ये देख लो, इस तरह से हम चलते हैं और यहीं से हमारा आंसर आना शुरू होता है कि सर अगर मैं बोल दूं फॉर अ गिवन एन, अगर ऑर्बिट फिक्स्ड है, गिवन ऑन ऑर्बिट, तो उसमें कोई पूछ दे कि कितने सबसेल बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेल्स बता दो, तो नंबर ऑफ सबसेल्स कितने बनेंगे, तो सर वो n बनेंगे। कोई पूछ दे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, तो ऑर्बिटल्स बनेंगे n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं पार्टिकुलर ऑर्बिटल में, एक में कितने होते हैं, 2। सर ये देख लो, अगर गिवन n दिया हुआ है, क्यों सर s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। एक रूम में कितने आते हैं सर, 2 आते हैं। तो याद करो ये 10 इलेक्ट्रॉन, सर यहाँ पे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। पक्का। अगर पार्टिकुलर कोई बोल दे, ध्यान सुनना, अगर कोई बोल देता है कि सर फॉर पार्टिकुलर एल, अगर सबसेल दे दिया जाए, पार्टिकुलर सबसेल दे दिया जाए कि ये सबसेल है, और इसके अंदर कोई पूछ दे कि सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या हो जाता था, 2l + 1, -l + l और +1। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सर 4l + 2 आ जाएंगे, यही आ जाएगा। तो ये हम लोगों के पास ये 3 क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे हम लोग ये सब डिसाइड कर लेते, इससे हम लोग ये सब डिसाइड कर लेते कि भैया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ये आ जाएगा। फिर हम लोगों के पास लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इस सर ये क्या बताता है, टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन, या बोल सकते हैं रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स
ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे वो कैसे रोटेट कर रहा है इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में कौन बताएगा, दैट इज व्हाट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एस या फिर एस से। इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, इसीलिए इसकी दो ही वैल्यू होती है, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। किसी को कुछ भी बोल सकते हो। मान लो एक ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका स्पिन क्वांटम अगर प्लस हाफ बोल रहे हैं तो इसका कितना बोलेंगे, माइनस हाफ। मेरी मर्जी, अगर मैंने इसको प्लस हाफ बोल दिया तो उस केस में सर एस की वैल्यू माइनस हाफ बोलना पड़ेगा। कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज को प्लस हाफ बोलते हैं कि माइनस हाफ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है आपको, आपके रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस बता देगा। स्पिन क्वांटम नंबर से आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, दैट इज व्हाट, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन, एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम सारे क्वांटम नंबर्स देख सकते हैं। अज़ीमुथल मैग्नेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत सिंपल सा है, लेकिन हाँ अज़ीमुथल और वो सब देख लीजिएगा। अब एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर में देखिए, तो क्या एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर में क्या आ जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कि सर एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड करना, या हम बोल दें अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होगी, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे तो सर वो कहां से कहां होगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन ऑर्डर, कहां से कहां फिल करते हो, टेक्स प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अलग अलग ऑर्बिटल्स या सबसेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर को देख के हम फिल करते हैं। मतलब पहले लोअर एनर्जी को फिल किया जाता है, फिर हायर एनर्जी को फिल किया जाता है। किसने बोला सर कैसे पता चलेगा, किसने बोला कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक रूल आया, दैट इज नोन एज N+L रूल। N+L रूल, इसमें पहली कंडीशन क्या आई कि जिसकी हाई N+L आएगा, एज़ीमुथल प्लस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका हाई आएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जिसकी हाई आएगी उसकी हाई एनर्जी बोल दिया जाएगा। और अगर आपकी सेम N+L आ गई, मतलब N+L की वैल्यू सेम आ गई, तो सर जिसकी वैल्यू ऑफ N हाई होगी, जिसकी वैल्यू ऑफ N हाई होगा वही उसका वैल्यू ऑफ उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू ऑफ N हाई होगा, जिसकी वैल्यू ऑफ N हाई होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई एनर्जी हो जाएगी। तो ये देख लो सर N+L रूल क्या होता है, हाई N+L रूल, हाई N+L। सर क्या होगा, अगर N+L की वैल्यू हाई है मतलब उसकी एनर्जी हाई है। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप पहले लोअर एनर्जी को फिल करते हो, फिर हायर एनर्जी को फिल करते हो। इसका हमने शॉर्टकट भी अपने क्लास में डिस्कस कर लिया होता है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना तो इतना मत सोचना, आपको क्या करना है, याद करो शॉर्टकट क्या था कि सर सो गया, पीकर सो गया, जो करेंगे 2 बार, पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया या दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया। आप 120 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकंड लिख सकते थे। कैसे करना है, एस की कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट कीजिए, 1 से। क्यों, क्योंकि 1 ऑर्बिट से, फर्स्ट ऑर्बिट से एस स्टार्ट हो जाता है। यहां पर सेकंड, थर्ड, 4, ये देख लो। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आपको जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मिलेंगे सबका लिख सकते हैं। बाकी पी के नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे सर, 2 से, क्योंकि पी कहां से स्टार्ट होता है, सेकंड ऑर्बिट से। ये देख लो, ये सेकंड ऑर्बिट, ये 5, 6। डी कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड ऑर्बिट से, तो 3 से उसकी नंबरिंग करी जाएगी, 3 से उसकी नंबरिंग करी जाएगी सर। और एफ कहां से स्टार्ट होता है, 4 से, तो ये रहा। अगर कोई पूछे कि सर इस शॉर्टकट में अगर मुझे इनर्ट गैसेस देखना है तो इनर्ट गैस कहां कहां आता है, इनर्ट गैस यहां पर आता है 1s2, कौन सा, हीलियम आता है। फिर कौन आता है 2p6, यहां पर कौन आता है, नियोन आता है। सर यहां पर इनर्ट गैस आता है 3p6 के बाद कौन सा, आर्गन आ जाता है, आर्गन आ जाता है। यहां पर देखोगे कुछ गड़बड़ कर दिया ना, हाँ अरे यहां पर 4p होगा, 3d 4p 5s, हाँ 4p पे, तो 4p6 होगा। यहां पर देखोगे
यहां पर देखोगे 5p6 हो जाएगा, यहां पर देखोगे यहां पर 6p आ जाएगा, ठीक है, यहां पर 6p6 आ जाएगा। इनर्ट गैस देखना है, यहां पर देखोगे 5d6 7p8s, तो यहां पर इनर्ट गैस आ जाएगा। तो इनर्ट गैस चेक करने का ये तरीका होता है। इस शॉर्टकट को यूज करिए। क्या था शॉर्टकट? सो गया, पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, दूध पीकर्स हो गया, दूध पीकर्स हो गया, दवाई पीकर्स हो गया, फिर दवाई पीकर्स हो गया। ये शॉर्टकट से आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 6, इसके अंदर 2, इसके अंदर 6, इसके अंदर 2, इसके अंदर 10, इसके अंदर 6। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए और देख लीजिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बता सकते हैं कि हाँ भाई सो गया, पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, दूध पीकर्स हो गया, दवाई पीकर्स हो गया, दूध पीकर, फिर दूध पीकर्स हो गया, फिर दूध पीकर्स हो गया। इसके बाद अबव प्रिंसिपल लिखने के बाद आपके पास कौन आता है? हुंड्स रूल आता है। हुंड्स रूल क्या कहता है कि भैया आप तब तक पेयरिंग मत करना। हुंड्स रूल क्या कहता है कि भैया पेयरिंग तब तक नहीं होगी, जैसे मैं बोलूं 3p4, तो 3p4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 3p4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे गलत हो रहा है। 3p4 को लिखना है तो पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को एक एक फिल कीजिए, एक एक फिल कीजिए, फिर पेयरिंग कीजिए। मतलब पेयरिंग होगी कब? पेयरिंग टेक्स प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस आफ्टर ईच ऑर्बिटल गेट्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए सबको, उसके बाद ही आप हुंड्स रूल यूज कर पाएंगे। मतलब हुंड्स रूल कहता है भैया आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। आप जब भी देखेंगे तो यहां से पेयरिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, सबके अंदर एक एक फिल हो जाए। अगर मैं बोलता हूं D6 भरना है, तो D6 अगर आप ऐसे फिल कर गए, अगर आप ऐसे फिल कर गए 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे फिल कर गए गलत हो जाएगा। D6 फिल करना है तो आप ऐसे फिल करेंगे, आप ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। D6 ऐसे फिल होता है, D6 ऐसे फिल होता है। ये पॉली हुंड्स रूल के हिसाब से पता चलता है कि हाफ फिल्ड जो होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछेगा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग क्या लिख देते हैं कि सर हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, और हाफ फिल्ड में हाफ फिल्ड सबसेल, हाफ फिल्ड सबसेल से ज्यादा स्टेबल होता है फुल्ली फिल्ड सबसेल, और उससे तो नीचे वाले तो और कम ही होते हैं। उसके बाद कौन आता है? हुंड्स रूल के बाद आ जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सी बात बोलता है। ये बोलता है कि भैया दुनिया में कोई भी आदमी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अरेंज कर रहे हो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सीधा सीधा बोलता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी हो ही नहीं सकते, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कभी हो ही नहीं सकते। इसीलिए आप जब भी एक भी ऑर्बिटल में जाते हो तो वहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो वहां पर आप अलग अलग अपोजिट स्पिन में फिल करते हो। ये कौन बोलेगा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलेगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। तो ये देख लो, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो याद रखिएगा बोर्स मॉडल ऐसा नहीं फेल हो गया है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वहां पर अभी भी कौन होगा? बोर्स मॉडल होगा। अभी भी कौन अप्लाई होगा? बोर्स मॉडल। मतलब वहां पर 1s 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, 3s 3p और 3d की एनर्जी सेम होगी, 4s 4p 4d और 4f की एनर्जी सेम होगी। वहां पर सब कुछ सेम है। क्यों? हाइड्रोजन का एटम है, उसके लिए ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, उसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आज भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो उस केस में सर वहां पर 1s से ज्यादा, फिर किसको फिल करेंगे? 2s, फिर किसको? 2p, फिर 3s, फिर 3p, और यहां पर 3d आ जाए, 4s फिर 3d ऐसे आ जाएगा। सर यहां पर देखेंगे 4p 5s ऐसे करके चलेगा। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। हाइड्रोजन वाले एटम में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन, फिर अपने पास अब देखोगे तो यहां पर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। सबसे पहले s का, तो सर s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, तो इसका शेप क्या होता है? s सबसेल का ऐसा स्फेरिकल। दूसरे में बात करें p सबसेल की बात करेंगे तो p सबसेल में 3 होते हैं। कौन कौन से? तो उसको बोलते हैं ये
1 0 प्लस 1, ये pz हो गया, ये px मान लो और इसको क्या बोलते हैं py। तो कोई दिक्कत नहीं। p सबसेल जो होता है डंबल होता है। क्या करना है, अगर px ड्रॉ करने जा रहे हो तो x एक्सिस बना दो और इसके ऊपर क्या बना देना, डंबल बना देना। अगर py ड्रॉ करने जा रहे हो तो ध्यान से देख लो, अपने पास py बनाने जा रहे हो तो ये y एक्सिस ले लो, इसके ऊपर डंबल बना दो। pz बनाने जा रहे हो, pz तो ध्यान से देखिएगा pz कैसे बनेगा, अगर मैं ये z एक्सिस ले लेता हूं तो z एक्सिस पे ये ऐसे बन जाएगा, pz ऐसे बन जाएगा। अब x में अगर d सबसेल लेते हो, d सबसेल लेते हो तो d सबसेल के अंदर डबल डंबल होता है। d सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, -2 -1 0 +1 +2, ये कितना हो जाता है dz²। d सबसेल में ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं dxy तो dxy कुछ नहीं, x एक्सिस और y एक्सिस में बस इन दोनों के बीच में फ्लावर बनाना है, डबल डंबल बनाना है। ये देखो dyz, अगर मैं बोलता हूं dyz बनाओ तो ये z एक्सिस ले लो, इसको y एक्सिस ले लो और इसके बीच में डबल डंबल बना दो dyz। अगर मैं बोलता हूं dzx तो dzx में क्या करना है, एक x एक्सिस ले लो, इसको z एक्सिस ले लो और यहां पर क्या बना दो सर, इसको इधर से, इसको इधर से, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं dx² - y², 5 ऑर्बिटल है तो देखना अपने पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, x एक्सिस पे बना दो, हो गया। अगर एक और dz² की बात की जाए तो dz² थोड़ा यूनिक सा है। ये देखो ये z एक्सिस है, ये देखोगे, ये देखो ये हो गया, और जो इस पे रिंग बनता है, जो इस पे रिंग बनेगा वो रिंग जैसा होगा। ये रिंग जो होगा ये देख लीजिएगा, ये XY प्लेन में होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ध्यान से देखिएगा, ये XY प्लेन में होता है, तो ये अपना शेप हो जाता है, ऑर्बिटल्स का शेप हो जाता है। S में स्फेरिकल, P में डंबल, D में डबल डंबल, अपना शेप आ जाएगा। जब शेप आता है तो वहीं पर एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, जहां नोड्स क्या होते हैं, एरिया या रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की, वेयर finding probability of where probability of finding an electron, probability of फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको नोड्स बोलते हैं। नोड्स दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं रेडियल नोड्स या फिर इसी को बोल देते हैं स्फेरिकल नोड्स। रेडियल नोड्स या फिर इसी को बोल दिया जाता है स्फेरिकल नोड्स। भैया इसको निकालना है, कुछ नहीं करो सर, आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें से ये कम कर दो। और एक होते हैं एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स किसको बोलते हैं सर, इसका ई वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है, एल के बराबर होता है। ध्यान से देख लो, अगर मैं s ऑर्बिटल में जाऊंगा, देख लो इसमें, देखो s सबसेल में कोई नोड होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो कोई नोड नहीं। px में जाऊंगा तो px में कितने नोड्स हो जाएंगे, px में देख लो तो यहां पर yz नोडल प्लेन होगा। कैसे सर, इलेक्ट्रॉन या तो इधर होगा या इधर होगा, इस एक्सिस में नहीं होगा, इस प्लेन में नहीं होगा। सिमिलरली py में जाऊंगा तो सर x और z पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सर pz में जाऊंगा तो x और y पे, इस वाले प्लेन पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जिस इलेक्ट्रॉन जिस जहां पर नहीं मिल सकता उसको देख लो। इसके केस में देखोगे dxy dyz dzx dx² - y², इन सबके पास देखो तो इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, इन सबके पास दो एक्सिस होते हैं। डी सबसेल में देखेंगे तो डी सबसेल में देखना dx² - y² dz, सॉरी dxy dyz dzx, इन सबके पास हैज 2 नोडल प्लेन, इन सबके पास 2 नोडल प्लेन होते हैं, इन सबके पास 2 नोडल प्लेन होते हैं। लेकिन अगर dz² की बात करें तो इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, आप कहीं भी आपको 0 नहीं मिलेगा। बाकी रेडियल नोड एंगुलर नोड निकालते रहो, रेडियल नोड एंगुलर नोड निकालते रहो, रेडियल नोड एंगुलर नोड निकालते रहो, NL- दिया हुआ है उससे आप कर सकते हैं, रेडियल एंगुलर नोड निकाल दोगे हो जाएगा। अब देखना लास्ट चीज दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर किसको बोलेंगे सर, आप जब इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो मैग्नेटिक नेचर निकल के आ जाता है। कैसे, पैरामैग्नेटिक होता है और डाईमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं सर, जिसमें पैरामैग्नेटिक जो वीकली अट्रैक्टेड होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है, किससे अट्रैक्टेड होता है,
टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मतलब उधर अट्रैक्टेड होगा। सर पैरामैग्नेटिक की कंडीशन होती है एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होना ही चाहिए, वहीं जाके क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। सर डाई मैग्नेटिक में देखोगे तो यहां पर क्या होगा, ये वीकली रिपेल्ड होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं, ये रिपल्सन दिखाते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। और इनके बारे में बात करोगे तो सर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करने का एक तरीका होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है √n × n+2 bm। bm इज नथिंग बोर्स मैग्नेट्रॉन, और वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा पूरा का पूरा एटॉमिक कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो हमने 1.5 घंटे में पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ओवरऑल एक बार व्यू देख लिया है, ठीक है ना। अब आपके पास होमवर्क में यही है, PYQs करते रहिए, बार बार बोल रहा हूं NCERT करते रहिए। मैं पहले ही बोला था कि बेटा कोई ऐसा सोचे कि भैया इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट आके बिल्ड करेंगे, नहीं। हाँ ये लेक्चर आपको रिवाइज कराया जा सकता है, आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बार बार पॉडकास्ट की तरह आप इसको सुन सकते हो कि कान में लगाया चुपचाप अपना नोट्स पलट रहे, चुपचाप सुनते जा रहे हैं, इस स्पीड में पलटते जा रहे हैं। आपको 1.5 घंटे में आपको पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर आपका खत्म करा दिया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप सो सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। और अगर कुछ छूट गया हो, या देखो यार ऑब्वियस है जब आप इस स्पीड में चलते हो तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, या कभी कभी स्लिप ऑफ मतलब बोलते हैं ना कि भाई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ मेन मोटो जो इस सीरीज का है वो आपके लिए कामयाब होना है कि भैया आप कम टाइम में जल्दी से जल्दी रिवाइज कैसे कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ लोग जो खुद के नोट्स रिवाइज करने में बहुत टाइम लेते हैं, बेटा ये आपके लिए है, ये पूरा का पूरा नोट्स आपके लिए। राइटिंग अच्छी हो चाहे ना हो, आप अपने नोट्स से या फिर क्लास को जल्दी से जल्दी रिवाइज करके क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो सकते हो। ओके तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय कीजिए।